Welcome to Quality Coaching Academy. देखिए क्वेश्चन नंबर 123। इसमें ना कुछ एमसीक्यूज मैंने जो टेस्ट हुआ था ना उसमें भी जो ना इंक्लूड किया है कुछ। अब देखें, टू इक्वल एंड डिफरेंट चार्जेस ईच ऑफ 100 माइक्रोकूलम आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द चार्जेस। अब देखें, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मालूम करते हैं ना, उसके लिए फॉर्मूला है V1 प्लस V2, सिंपल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द चार्जेस आप मालूम करते हैं। और ये याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका पोटेंशियल तो प्लस 100 हुआ सपोज, क्योंकि दोनों इक्वल चार्जेस है ना, एक भी 100 माइक्रोकूलम है, दूसरा भी 100 माइक्रोकूलम है, दोनों चार्जेस इक्वल है, इसलिए इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स भी सेम होंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होंगे, और एक प्लस होगा और एक माइनस, क्योंकि इक्वल चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट मीन कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो इसका पोटेंशियल अगर मैं 100 लूंगा प्लस 100 तो इसका जरूर लूंगा माइनस 100। अब प्लस माइनस तो 100 माइनस 100, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी जीरो। और सुन ले, व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन द चार्जेस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस। तो वोल्टेज का ये फार्मूला है, नेट पोटेंशियल बिटवीन द चार्ज, ये इक्वेशन, और पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस। अब वोल्टेज मैंने मालूम करना है इन दोनों चार्जेस के बीच, तो वोल्टेज का अपना फार्मूला है, अपना रियल, V1 माइनस V2। तो उसमें तो माइनस साइन इक्वेशन में है ना, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो जब आप दो चार्जेस के बीच वोल्टेज मालूम करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो वोल्टेज जीरो नहीं, वोल्टेज मैक्सिमम आएगा। वोल्टेज क्या आएगा? और देखें, एक का पोटेंशियल क्या 100 माइनस तो वोल्टेज के फार्मूले में जब मैं वोल्टेज मालूम करूंगा, और दूसरे का पोटेंशियल क्या, आप समझ आ गई कि नहीं? अब माइनस माइनस क्या देगा, 100 प्लस 100, the potential difference between the charge, voltage between the charges must be 200 and electric potential between the charges, आप समझ आ गई इसकी। 124, question number 124, the force between the charges in dielectric medium of relative permittivity 10 is 100 Newton. When the dielectric medium is removed, what is the Coulomb force? देखे 123 में आ रहे A, 123 में आ रहे A, 124 को देखे। अब देखे, मैं कह रहा हूं ना कि जब दो चार्जेस के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फोर्स है 100 न्यूटन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि फोर्स इन मीडियम, जब मीडियम मौजूद है तो फोर्स है 100 न्यूटन। अब मैंने क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव करना है। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिमूव हो जाए तो फिर ये तो एफ मीडियम नहीं हो गई, फिर तो ये एफ वैक्यूम हो गई। एफ वैक्यूम हो गई कि नहीं? मैं दो चार्जेस के बीच से डाइलेक्ट्रिक रिमूव करता हूं तो वैक्यूम बन जाएगी। अब ये हो गई एफ वैक्यूम, नया फोर्स हुआ एफ वैक्यूम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ वैक्यूम मालूम करना है। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो कूलम फोर्स इतना था, जब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव कर रहा हूं तो कूलम फोर्स कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है मीडियम की, 10, तो कूलम फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू कूलम फोर्स इन मीडियम मल्टीप्लाई, आप समझ आ गई कि नहीं? तो मीडियम में कितना था जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, 100, और जब मैंने मीडियम रिमूव की तो कूलम फोर्स 10 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि मीडियम लाने से कूलम फोर्स 10 टाइम कम होता है और मीडियम रिमूव करने से कूलम फोर्स 10 टाइम बढ़ जाता है। 100 मल्टीप्लाई 10, यू विल गेट 1000 न्यूटन। अब ये दोनों एमसीक्यूज, ये जो प्रीवियस टेस्ट था ना, ये दोनों एमसीक्यूज उसमें आए थे, लेकिन इसी दफा ये एक्सपेक्टेड है। अब सुन ले 125, the product of current and the time in charge in capacitor have equals to, charge ना current multiply time equals to charge। अब 124 में क्या आ रहे A, 124 में आ रहे ऑप्शन A। 125 को देखे, the product of current and time equals to charge, ऑप्शन C। 126, in series combination of capacitor, voltage across all the capacitor either has same, voltage all the capacitor equals to same, ये गलत। The capacitance of equivalent is greater than all, the capacitance of equivalent is less than all, series में capacitance कम होता है। और थर्ड वन, the charge on each capacitance same, series में resistance लगे हो
या कैपेसिटर्स लगे हो, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाओ, बल्ब लगाओ, कैपेसिटर्स लगे हो, रेजिस्टर्स लगे हो सीरीज में, उसमें करंट और चार्ज फ्लो सेम होगी और वोल्टेज डिवाइड होगी। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम, ऑप्शन सी। 126 ऑप्शन सी। 127 में क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। अब 127 को देखें। 127 है, इफ द विड्थ ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आर डबल, then the capacitance of capacitor become what? अब capacitor of capacitance है C is equal to length multiply width epsilon naught divided by D। ये है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला पैरेलल प्लेट का, क्योंकि एरिया किसके बराबर है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और कैपेसिटेंस एरिया मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी है। मैंने एरिया की जगह क्या लिखा? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब मैंने लेंथ ऑफ द कैपेसिटर को डबल किया, एक प्लेट की लेंथ को डबल किया, तो ये हुआ 2L, ये हुआ विड्थ एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और डिस्टेंस को भी डबल किया, तो कैपेसिटेंस रिमेन सेम। ऑप्शन ए। 127 में आ रहे ऑप्शन ए। समझ आ गई? अब देखिए ये 127। 128 में देखिए, द स्लोप ऑफ वर्क चार्ज ग्राफ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए स्लोप डिवीजन को कहते हैं, याद रखिए। 128 में देखिए स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप डिवीजन को कहते हैं। अब हम कहते हैं द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। आपसे जिसका भी स्लोप मांगे तो जो पहले वर्ड है उसको दूसरे पे डिवाइड करे। इस तरह एमसीक्यूज आपको बहुत सारे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो स्लोप डिवीजन को कहते हैं, फर्स्ट को सेकंड क्वांटिटी पे डिवाइड करें। स्लोप ऑफ वर्क चार्ज ग्राफ मीन कि आप वर्क को चार्ज पे डिवाइड करें। तो जब वर्क को चार्ज पे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्लोप ऑफ वर्क चार्ज ग्राफ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑप्शन ए 128, ऑप्शन ए। 128 में आ रहे ऑप्शन ए। अब देखें 129 को देखें। इफ 1 farad कैपेसिटर चार्ज अप टू 10 कूलम, then the energy stored in capacitor 50 joule। 128 ऑप्शन ए। 129 में भी आ रहे ऑप्शन ए। 129 ऑप्शन ए। किस तरह? 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाई सी। 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाई सी। अब देखें 1/2 और Q की कितनी वैल्यू है? 10 कूलम, उसका स्क्वायर, और C क्या है? 1 farad। अब ये है 1/2 और 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 1/2 50 joule। That is the energy stored in capacitor of capacitance 1 farad stored 10 coulomb charge। Now in uniform electric field 130 में देखें, in uniform electric field different charges experience same force। in uniform electric field 130 में देखें, different charges experience same forces और the electric field lines are parallel। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं, लेकिन डिफरेंट चार्जेस एक्सपीरियंस सेम फोर्स, ये गलत है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 130 में आ रहे ऑप्शन बी। 130 में क्या आ रहे? ऑप्शन बी। द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और देखे डिफरेंट चार्जेस एक्सपीरियंस सेम फोर्स, नो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब मैं कहता हूं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E को मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं। E यूनिफॉर्म है, सुन ले, जब आप E यूनिफॉर्म है ना तो फिर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब आप दो क्वांटिटी की रेशो कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो उन क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये रेशो है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और चार्ज की रेशो है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब हर पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब F/Q रेशो हमेशा सेम रहेगी। और क्या मतलब? अगर आप चार्ज को बड़ा करते हैं, डबल करते हैं, तो चार्ज के ऊपर फोर्स भी डबल हो जाएगा, और अगर आप चार्ज को हाफ करते हैं तो चार्ज के ऊपर फोर्स भी हाफ हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े चार्ज पे बड़ा फोर्स होता है और कम चार्ज पे कम फोर्स होता है। डिफरेंट चार्जेस एक्सपीरियंस सेम फोर्स, नो। डिफरेंट चार्जेस एक्सपीरियंस different forces। अब समझ आ गई कि नहीं? different charges experience different forces। in uniform electric field more charge experience more force and small charge or less amount of charge experience less force। चार्ज को कम करते हैं फोर्स भी कम होता है, चार्ज को बढ़ाते हैं फोर्स भी बढ़ता है। दिस रेशो रिमेन
कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो। नो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स होता है, बड़े चार्ज पे बड़ा फोर्स, कम चार्ज पे कम फोर्स, तो जीरो नहीं होता। तो सी भी गलत है, इसमें सिर्फ बी ठीक है, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जिस डायरेक्शन में भी जाए, चार्ज के ऊपर फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, while in magnetic field the charge particle depends on the path. If the charge particle move perpendicular to the magnetic field, then they experience force, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। In electric field, in every direction you project the charge particle experience the force equals to QE। आप समझ आ गई कि नहीं? तो इसमें बी ठीक है ना, डिफरेंट चार्जेस एक्सपीरियंस सेम फोर्सेस। नो, बड़ा चार्ज बड़ा फोर्स उसके ऊपर होगा और कम चार्ज पे कम फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ई को कांस्टेंट रखना है ना। ई किसके बराबर है? फोर्स बाय चार्ज की रेशो है। देखे ना, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, जी की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं? जी की ग्रेविटेशनल फील्ड, और जी किसके बराबर है? वेट टू मास रेशो। मास को डबल करोगे उसका वेट डबल होगा कि नहीं होगा? मास को हाफ करोगे वेट हाफ होगा कि नहीं? तो जी क्या है? कांस्टेंट। इस तरह ई को देखे, ई बराबर है एफ ओवर क्यू। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ई कांस्टेंट रखोगे। अगर आप एफ को कांस्टेंट रखोगे फिर ई किस तरह कांस्टेंट होगी? तीन में से एक कांस्टेंट होता है, तीन क्वांटिटीज में एक कांस्टेंट होता है, तो ई को कांस्टेंट रखना है ना। तो जब ई कांस्टेंट होगी तो एफ और क्यू में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट। एक बढ़ेगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर चार्ज पे सेम फोर्स लगेगा। नो, आप समझ आ गई? बी ठीक है, द लाइंस आर पैरेलल, ऑप्शन बी। 130 ऑप्शन बी। नाउ 131, which pair represent the unit of electric field? Option A, Newton per coulomb, volt per meter, both are the units of electric field। 132 को देखें, 132 if electron, 131 में आ रहे हो A, और 132 को देखें, 132 में है if electron and proton are provided the same voltage, the ratio of their kinetic energy 1:1, kinetic energy equals to charge multiply applied potential voltage, that is the kinetic energy of the charged particle। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? सेम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना चार्ज प्रोटॉन पे भी है, सिर्फ एक प्लस एक माइनस। तो दोनों को अगर आप 100 वोल्ट पोटेंशियल दोगे दोनों को, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन को मैं 100 वोल्ट पोटेंशियल दूं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक भी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी भी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज है, अगर हम दोनों को सेम वोल्टेज दे तो काइनेटिक एनर्जी सेम, 1:1, ऑप्शन बी। 1 देखे, चार्ज पार्टिकल को हम बाय फोर्स मूव नहीं कर सकते, चार्ज पार्टिकल को हम मूव करते हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं ना। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्डन पर यूनिट चार्ज, वर्डन पर यूनिट मास नहीं। अब देखें, एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई ओम इक्वल्स टू 1 वाट, 1 एम्पेयर स्क्वायर। देखे ना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है कि नहीं? अब आई करंट की क्या यूनिट है? एम्पेयर। तो एम्पेयर स्क्वायर और आर रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है? ओम। तो 1 एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओम इक्वल्स टू 1 वाट। इस तरह एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है। देखिए, वायर ऑफ लेंथ L is cut into two parts. A wire of length L is cut into two parts, the conductance and the resistance of the wire respectively। देखिए, 132 में 133 में आ रहे बी, 133 में आ रहे ऑप्शन बी। अब 134 को देखें, 134 में a wire is cut into two equal parts, the conductance and resistance of the parts will be what? देखिए, रेजिस्टेंस का वायर के लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो रिलेशन लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का है उसका इनवर्स रिलेशन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का लेंथ के साथ इनवर्स। तो अगर लेंथ हाफ हो गई ना, मैंने वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया, लेंथ हाफ हो गई वायर की तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गई। और अगर लेंथ हाफ हो गई तो कंडक्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? लेंथ हाफ कंडक्टेंस डबल, तो कंडक्टेंस हो जाएगा 2G और रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 134। Now 135, what amount of current passes in 100 watt bulb connected to 20 volt voltage source?
134 में आ रहे सी, 134 में सी। 135 को देखें, 135 में है व्हाट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, तो पावर इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज, करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। कितना पावर है बल्ब का? 100 वाट। कितने वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है, तो करंट कितना पास होगा? 5 एम्पेयर, ऑप्शन बी। 135 ऑप्शन बी। अब 136 को देखें, 136 में है द रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज 1:3:5। व्हाट आर द रेशियो ऑफ द करंट इन दीज रेजिस्टर्स? 1:1:1। ऑप्शन ए। देखे 136 में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जितने भी रेजिस्टर सीरीज में लगाते हो सब में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। नाउ 137 को देखें, and a semiconductor 3 ampere current flow from east to west and 3 ampere current flow from west to east, the net current in semiconductor must be, तो 137 में आ रहे A, क्यों 6 ampere? 6 current is a scalar quantity, it does not obey vector addition law। तो अगर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे, होल्स दूसरे डायरेक्शन में आ रहे, तब भी नेट करंट को हम ऐड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से था, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते ना कि नेट करंट इन द सेमीकंडक्टर IE प्लस IH, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स, एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, नेट करंट ऐड ही होगा। तो 3 एम्पेयर और 3 एम्पेयर 6 एम्पेयर, ऑप्शन ए। नाउ 138, if an electron move in a circular conductor in time t, the current produced by the electron, 137 में आ रहे ए, 138 में E बाई टी ना, क्योंकि करंट किसके बराबर होता है? इधर भी यही कंसेप्ट है कि सर्कुलर कंडक्टर में करंट होगा कि नहीं, सर्कुलर कंडक्टर में भी करंट होता है, करंट तो स्केलर है। अब देखिए करंट किसके बराबर है? इन E बाई टी, ये करंट का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की टर्म में, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कहते हैं, तो ये भी करंट का फॉर्मूला है। अब हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1E डिवाइड बाई टी, E बाई टी, ऑप्शन सी। नाउ 139, 138 में आ रहे सी, ऑप्शन सी। 139 में क्या है? द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन द कंडक्टर इज 10, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी 10 ओम। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट की रेशो को कहते हैं, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट की रेशो को। मैं कहता हूं वोल्टेज और करंट की रेशो 10 है, तो रेजिस्टेंस कितना है? 10 है ना। और सुन ले, रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज और करंट की रेशो है, और वोल्टेज और करंट का जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ गिव अस रेजिस्टेंस, एंड दिस रेशो इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर हम वोल्टेज को 10 रखे और करंट को 1 रखे तो फिर रेजिस्टेंस 10 आएगा, लेकिन अगर मैं वोल्टेज को 20 करूं तो करंट खुद 2 हो जाएगा, फिर भी इसकी रेशो 10 आएगी, दिस रेशो रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो रेशो गिवन है ये 10 है, तो इट मींस रेजिस्टेंस 10 है, ऑप्शन बी। 139 ऑप्शन बी, इसमें आ रहे ऑप्शन बी। नाउ 140 में देखे, the EMF of the cell is 10 volt, draw 2 ampere current in the circuit. If the resistance of the cell is 0.2 ohm, then the terminal potential difference 9.6, ऑप्शन बी। 140 में आ रहे ऑप्शन बी, और उसके लिए क्या फॉर्मूला है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू EMF माइनस IR। तो EMF ऑफ द सेल तो गिवन है 10 वोल्ट, ठीक, और करंट कितना है? कितना करंट वो ड्रा कर रहे? 2 एम्पेयर, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, ये R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो 2 मल्टीप्लाई 0.2 0.4, 10 minus 0.4 9.6 वोल्ट, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। 140 में आ रहे बी, इसमें भी आ रहे क्या? वो है चार्जिंग ऑफ द बैटरी और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जर्नल इक्वेशन ये है क्या? नहीं, ड्रा का मतलब ये है कि ये सर्किट को 2 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रा मतलब सर्किट को 2 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट है सर्किट में। और देखे द EMF ऑफ द सेल इज 1 वोल्ट, सुन ले 141, द EMF ऑफ द सेल इज 1 वोल्ट, इट मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। तो 141 में क्या आ रहे? ऑप्शन बी, 141 बी, क्योंकि EMF किसके बराबर है? वर्क डन पर यूनिट, वोल्टेज पोटेंशियल EMF इन तीनों का यूनिट सेम है, वोल्टेज पोटेंशियल EMF इन तीनों का यूनिट
सेम है, और इनका यूनिट है जूल पर कूलम। तो जब भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी ना, जब भी वोल्टेज, पोटेंशियल या ईएमएफ के बारे में पेपर में पूछा जाएगा, तो बस आप ये नोट कर ले कि ये तो जूल पर कूलम के बराबर, इसका यूनिट तो वोल्ट है, तीनों का, तीनों जूल पर कूलम के बराबर है। तो तीनों का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इस तरह काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, किसको कहते हैं? ईएमएफ, पोटेंशियल, वोल्टेज। समझ आ गई इसकी? इस तरह जो है ना, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन on 1 coulomb charge, that is mean 1 volt EMF. Option B. Now 142, a battery mark plus 100 volt and minus 100 volt on its terminal, it have a option C. Good. देखिए 142 में क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। बैटरी के एक साइड पे प्लस 100 वोल्ट है और दूसरे साइड पे माइनस 100 वोल्ट। वोल्टेज किसे कहते हैं? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है V1 माइनस V2। तो V1 कितना है? प्लस 100 वोल्ट, माइनस तो वोल्टेज के फार्मूले में, इसको वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला है। अब V1 है 100, माइनस फार्मूले में है, और V2 है माइनस 100, माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 100। इस बैटरी के दरमियान या सर्किट को प्रोवाइड करता है 200 वोल्टेज। कितना? और पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा 0 और वोल्टेज 200। तो ये जो है ना 142 में आ रहा है ऑप्शन सी। नाउ 143, एंड अ गिवन रीजन ओनली द डायरेक्शन ऑफ चार्ज चेंज, दैट रीजन कंटेन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। 143 में क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है, उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखता है। ये लिखे, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को कांस्टेंट रखता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को कांस्टेंट रखता है। तो अगर मैं कहता हूं कि चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन से गुजरा, उधर उसकी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई, डायरेक्शन, तो देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड। और मैं कहता हूं एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में पास हुआ जिधर उसकी स्पीड में चेंज आ गई, तो मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं कहूं कि दोनों में चेंज आ गई, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, स्पीड। अब देखें 143, एंड अ गिवन रीजन ओनली डायरेक्शन ऑफ चार्ज चेंज, दिस रीजन कंटेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड। 143 में आ रहे ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द सेम। 144, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द सेम न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला, बोथ ए एंड बी। तो 144 में आ रहे सी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स है। 145, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स टू बी पास थ्रू द सरफेस मस्ट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखे इसमें आ रहे ऑप्शन बी, 145 बी। हाँ, ये सिर्फ कैपिटल है ना, बाकी न्यूटन पर, तो डायमेंशन का भी आप कलर डायमेंशन तो एम नहीं है, ये तो यूनिट है, बस सिर्फ कैपिटल लिखा है, बाकी ठीक है। न्यूटन पर मीटर मैंने दिया, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। हाँ देखे, द मैग्नेटिक फ्लक्स किसी बॉडी से किसी सरफेस से मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगा? जब हम सरफेस को परपेंडिकुलर रखते, सरफेस को परपेंडिकुलर रखते तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाते, तो इसलिए मैक्सिमम परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी। 145 ऑप्शन बी। 146 को देखें, इफ बी इज इक्वल टू 4i प्लस 5j, ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी व्हाट? 146 में क्या आ रहे? 146 में आ रहे 22, ऑप्शन ए। किस तरह? देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, डॉट प्रोडक्ट। और देखें मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना प्रोवाइड है? 4i प्लस 5j, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एरिया ऑफ द बॉडी कितनी प्रोवाइड है? 3i प्लस 2j। अब हम डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते? सिमिलर कंपोनेंट को सिर्फ मल्टीप्लाई करते, i को मल्टीप्लाई करते, j को मल्टीप्लाई करते, i j को और j i को मल्टीप्लाई नहीं करते, वो 0 देता है। तो 3 4 12, i डॉट i 1, i डॉट i 1 डॉट प्रोडक्ट में, और 5 2 10, j डॉट j 1। तो देखिए ये हुआ 12 प्लस 10 22 वेबर,
ये है डॉट प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका। और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है? ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ सिमिलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते, डिसिमिलर कंपोनेंट हमें 0 देता है, उसको हम मल्टीप्लाई ही नहीं करते। नाउ 147, द फोर्स ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला इज 10 न्यूटन। ठीक, 147। तो देन द रेट एट विच द चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो किसे कहते हैं? करंट। वेरी गुड, 1 कूलम पर सेकंड। ऑप्शन ए आ रहे हैं ना, 147 में है ऑप्शन ए। किस तरह देखे, कंडक्टर पे फोर्स होता है ILB इंटू साइन थीटा। अगर ये कंडक्टर परपेंडिकुलर हो तो साइन 91 देता है। अब इस I को क्या कहते हैं? करंट। और इस I का दूसरा नाम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम क्या कहते हैं? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज बाय टाइम है ना, तो अगर ये मालूम करना चाहते हैं आप लोगों से रेट ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मींस करंट मालूम करो। तो करंट किसके बराबर हो जाएगा? करंट बराबर हो जाएगा F डिवाइड बाय LB। तो फोर्स कितना लग रहा है उस कंडक्टर पे? 10 न्यूटन। उसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। कितने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है? 10। 10 बाय 10 1। तो उसमें करंट कितना होगा उस कंडक्टर में? 1 एम्पेयर। और 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 148। अब 148 को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन द चार्ज पार्टिकल प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंगल ऑफ 90। क्योंकि चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला है? 148। 148 इसमें आ रहे 148 में ऑप्शन सी। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल QVB साइन थीटा। साइन 90 क्या देता है? 1। तो मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें। नाउ 149, हाइड्रोजन एटम लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन मूव इन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली। नॉर्मली मीन परपेंडिकुलर। नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर। तो नॉर्मली मूव कर रहे, या हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर चार्ज आया ना, प्लस चार्ज आया उसके ऊपर, तो ये चार्ज पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ और परपेंडिकुलर एंटर हुआ, नॉर्मली परपेंडिकुलर। विच क्वांटिटी रिमेन द सेम? ऑल ऑफ दीज। क्यू 149 में आ रहे डी। 149 में आ रहे डी। क्यों? देखे, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करे ना, परपेंडिकुलर, तो QVB साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में इतना फोर्स होता है, QVB साइन थीटा। जब ये हम 90 पे प्रोजेक्ट करते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होता है और चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ। और देखे, सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार चेंज होगी, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूं स्पीड भी कांस्टेंट, यस। फिर मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, स्केलर। ये स्पीड से बनी है, 1/2 mv² में भी स्पीड है। और तो स्पीड भी कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं बार बार। स्पीड भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? रोटेटरी मोशन। एंगुलर वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है? जब बॉडी कांस्टेंटली रोटेट करे। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। अब सुन ले, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। या मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना, लीनियर मोशन में जितनी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये जितनी वेक्टर क्वांटिटीज है, सारी वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होगी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। और ये बार बार डायरेक्शन चेंज करते हैं। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं। तो स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंटम, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। इसमें आ रहा है ऑप्शन डी। 150, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पर परपेंडिकुलर, व्हिच वन डिफ्लेक्टेड मोर? ठीक है, तो 150 में है ऑप्शन ए। और देखिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है QB डिवाइड बाय MV। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, ये तो रेडियाई नहीं है ना, रेडियाई का डिफ्लेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन। रेडियस का फार्मूला है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्ट करते तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसका फार्मूला है MV डिवाइडेड बाय,
और डिफ्लेक्शन को देखे QB डिवाइड बाय MV, बिकॉज जो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ वो कम रेडियस में टर्न करेगा, जो पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट हुआ वो लार्ज रेडियस में जाएगा। तो डिफ्लेक्शन और रेडियस का क्या रिलेशन है? इनवर्स। अब मैं डिफ्लेक्शन का पूछ रहा हूं तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला ये है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा, अल्फा पे चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डबल है, और डिफ्लेक्शन का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। अब मास के साथ क्या रिलेशन है? तो अल्फा का चार्ज तो डबल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन डबल होनी चाहिए, लेकिन अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 टाइम ज्यादा है, तो फिर 2/4 तो 2 आ रहा ना, तो अल्फा की डिफ्लेक्शन प्रोटॉन के हाफ होगी। क्यों? अल्फा का चार्ज ज्यादा है लेकिन अल्फा का मास बहुत ज्यादा है। अगर अल्फा का चार्ज 2 टाइम ज्यादा है तो उसका मास 4 टाइम ज्यादा है, और डिफ्लेक्शन का मास के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। इसलिए अल्फा सबसे कम डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। फिर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन दूसरे नंबर पे होगा, और इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन बहुत कम है क्योंकि उसका मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा क्योंकि उसका मास बहुत कम है। डिफ्लेक्शन का मास के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन और अल्फा के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए उसकी डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हुई। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड मोर। ऑप्शन ए आ रहे 151। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड टू a static charges, a static charge in direction of west remain at rest। देखे, स्टैटिक चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें या मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करें ना, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है? QVB sin थीटा, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज के ऊपर भी होता है। आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उस पर फोर्स होगा, रख के रेस्ट में रख के बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख के तो उस पर फोर्स नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। मैग्नेटिक फोर्स का होने के लिए चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तब होगा जब चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज को भी मूव कर सकता है और उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और मूविंग चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, स्टैटिक चार्ज पे नो फोर्स। ऑप्शन सी, द चार्ज रिमेन एट रेस्ट। ऑप्शन सी 151 में आ रहे ऑप्शन सी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? स्टैटिक चार्ज की वेलोसिटी क्या होती है? 0। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। 152 को देखे, ये 152। द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इक्वल्स टू V। देखे 152 में आ रहे ए, किस तरह? देखे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल किसके बराबर है? QVB, और चार्ज पार्टिकल को हमने किस तरह प्रोजेक्ट किया? नॉर्मली परपेंडिकुलर। sin 90 क्या देता है? 1। अब देखे, मैं क्या मांग रहा हूं? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये मांग रहा हूं, फोर्स नहीं मांग रहा। फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब F/Q मांग रहा हूं। द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स बाई Q की वैल्यू क्या आ गई? VB, और एंगल 90 है ना, sin 90 क्या देता है? 1। अब देखें, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने क्या दी है? 1। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ये भी 1, sin 90 भी 1 देता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज किसके बराबर आया? V के बराबर आया। 152 में क्या आ रहे? ऑप्शन ए। समझ आ गई? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स को तो नहीं कहते, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q को कहते हैं। तो ये किस साइड पे आ गई? ये इक्वेशन बना। V भी बाकी रह गया, V की वैल्यू मैंने 1 दी है, सिर्फ V रह गई, तो F/Q इक्वल्स टू V। ऑप्शन ए इसमें आ रहे, ठीक। 153, एट विच पेयर ऑफ एंगल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज विल बी सेम एंड मैग्नेटिक फील्ड। 153 में देखे 0 और 180 पे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या है? QVB sin थीटा। sin 0 डिग्री क्या देता है? sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री भी 0 देता है, और sin 180 डिग्री भी 0 देता है। दोनों 0 के बराबर, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। तो इन दो एंगल्स पे मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर 0 होगा, सेम होगा, 0 और 180 पे। ऑप्शन सी। 154, 153 में आ रहे सी, 153 में आ रहे सी। 154 को देखे, 154, ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला इज प्रोवाइडेड
to a coil at rest, the area of the coil is 2 meters square. What is the induced EMF? 154A. देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मोशन का होना जरूरी है। मैं मोशन बता रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मोशन का होना जरूरी है। अब आप सुन ले, या मैग्नेट की मोशन हो टुवर्ड द कॉइल। अगर मैग्नेट की मोशन ना हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो फिर जरूरी है कि कॉइल का मोशन हो। तो अगर कॉइल भी रेस्ट में हो और आपने मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट प्रोवाइड किया हो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहे, बी में चेंज, और आपने कॉइल को भी रेस्ट में रखा है, तो कॉइल भी रोटेट नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हुआ, और इंड्यूस ईएमएफ के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो इधर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहे, ईएमएफ कितना होगा? 0, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। कॉइल भी रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने कांस्टेंट प्रोवाइड किया। कब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? या कॉइल मोशन में हो या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएट कर रही हो, दो बात है, या कॉइल मोशन में हो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, कांस्टेंट ना हो। इसमें आ रहे ऑप्शन ए 0। 155 AC and DC is provided, 155 कहते हैं कि if AC and DC current is provided to two static coils A and B, the induced EMF in A and induced EMF in B will be what? इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहे हैं? ऑप्शन बी, नॉन जीरो एंड जीरो। मैं क्या कहता हूं, ए कॉइल है ना, ए कॉइल, इसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करो, और जो बी कॉइल है ना, बी कॉइल को डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करो, और दोनों कॉइल रेस्ट में है। जब दोनों कॉइल रेस्ट में है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज हो सकता है? ए कॉइल भी रेस्ट में है तो उसकी एरिया फिक्स, बी कॉइल भी रेस्ट में है, उसकी एरिया फिक्स। हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स? चेंज बी। तो अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब आप इस कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट दोगे ना, तो कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ होगी। और बी में देखे, बी में आपने कांस्टेंट करंट प्रोवाइड किया है और कॉइल भी रेस्ट में है, कॉइल की मोशन भी नहीं है, और कांस्टेंट करंट, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसेस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज व्हाई जिस कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट गिवन हो, उसके अंदर फ्लक्स उस करंट की चेंज की वजह से चेंज होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? वो करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अब करंट चेंज हो रहे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहे, वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो जिस कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट मिला हो, आप उस कॉइल को मोशन ना भी दे, उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इधर ईएमएफ होगी, इधर नहीं। तो नॉन जीरो एंड जीरो, ऑप्शन बी। 156, the magnetic flux in coil A increases by 50 Weber and decreases by 50 Weber in coil B. The EMF in both the coil A, EMF in coil A is same that of coil B. ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ 156 में क्या आ रहे हैं? 156 में सी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या जरूरी है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक टर्म 0 से 50 हुआ और दूसरा टर्म 50 से 0 हुआ, किस में बड़ा चेंज आया? एक वैल्यू 0 से 50 हो गई, दूसरी वैल्यू 50 से 0 पे आ गई, किस में बड़ा चेंज आया? चेंज दोनों में सेम आया, लेकिन इसमें पॉजिटिव चेंज आया, इसमें इसकी वैल्यू कम से ज्यादा हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा से कम। अब मैग्नेटिक फ्लक्स या ईएमएफ इस पर डिपेंड नहीं कर रहे फैराडे लॉ में कि फ्लक्स बढ़ रहा है, या इस पर डिपेंड कर रहे कि फ्लक्स कितना बढ़ रहा है या कितना, फ्लक्स कितना चेंज हो रहे। तो कमी भी चेंज है और इंक्रीज भी चेंज। अगर 50 बढ़ गई है और 50 कम हुई है, तो दोनों में सेम चेंज आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम चेंज हुआ, ईएमएफ दोनों में सेम होगी। इसके लिए क्या है? ऑप्शन सी। 157, in the given coil of n turns, the magnetic flux change at the rate of 1 Weber per second. The magnitude of EMF equals to what? 157 में देखें क्या आ रहे इससे, इसमें आ रहे none of these, डी आ रहे ना। 157 ऑप्शन डी। किस तरह ऑप्शन डी आ रहे 157 में? देखे इसमें मैं कह रहा हूं ना कि n टर्न्स है, n ये तो मैंने दिया है आप लोगों को। 157 में देखे, इसमें आ रहे डी, नन ऑफ दीज। देखे ईएमएफ किसके बराबर है फैराडे लॉ में? एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब मैं कहता हूं इन द गिवन कॉइल ऑफ n टर्न्स, तो n की जगह n आ गई ना,
और फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहे, 1 वेबर पर सेकंड। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 मल्टीप्लाई एन, तो आप लोग तो 1 बता रहे, 1 मल्टीप्लाई एन मीन एन वोल्ट, तो इसमें आ रहे नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें एन वोल्ट आना चाहिए, 1 वोल्ट नहीं, एन वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स अगर 100 हो, फिर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स 100 लूं तो फिर तो 100 वोल्ट आएगा। इसकी वैल्यू तो 1 वेबर पर सेकंड, ये तो ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 300, तो इसमें आना चाहिए एन वोल्ट, एन। तो इसमें है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नाउ अब देखिए, if ns and np, ns by np equals to 20, vs is equal to 4 into 10 raised to the power 3, so what will be the vp? अब देखें 158 में, देखें 158 में क्या आ रहे हैं, ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए? देखें ns by np मैंने दिया है 20, 20 का मतलब होता है 20 by 1, 20 का मतलब है 20 by 1, तो अब ns की क्या वैल्यू हो गई 20, np की क्या वैल्यू हो गई, और vs की वैल्यू क्या है 4 into 10 raised to the power 3, और vp की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये है vs बाय vp इक्वल्स टू ns बाय np। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, vp डिवाइडेड बाय vs इक्वल्स टू np डिवाइड बाय ns, इस तरह भी। अब मैंने vp मालूम करना है, जब vp मालूम करना है तो ये vs इधर आ जाएगा, 4 into 10 raised to the power 3। अब देखिए ये वीपी के लिए फॉर्मूला आया कि नहीं, ठीक, तो वीपी किसके बराबर हो जाएगा, एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं 1, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कितने हैं 20। मैंने क्या दिया, एनएस बाई एनपी इक्वल्स टू 20, 20 मीन 20 बाई 1, एनएस इक्वल्स टू 20, एनपी मस्ट बी 1। अब देखे तो 1/20 और 4 into 10 raised to the power 3 किसे कहते हैं, 4000 को कहते हैं, किसको, तो एक जीरो के साथ कैंसिल, और 400 डिवाइड बाई 2, 200, और 200 को मैं 2 into 10 raised to the power 2 लिख सकता हूं। बदा का खबर नूर खुद भी सुन रहा हुई, हाँ उमदा का चलू ना भाई, खा दे जल्लवी बने इंशाल्लाह, यही चेंजेस होगी, यही मैथमेटिक्स होगा। तो आप 200 को ढूंढेंगे और वो जो है ना 2 into 10 raised to the power 2 आएगा, आप कहेंगे इसमें तो 200 है ही नहीं, नन आप दीज लगाओगे, तो इसमें आ रहे ऑप्शन ए 159, ये था 158 में आ रहे ऑप्शन ए। 159 को देखे, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। 160 में देखे, 159 में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 160 है, फॉर इंड्यूस ईएमएफ टू बी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स लेंथ मस्ट बी इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन फ्लक्स में चेंज जरूरी, ऑप्शन सी 1 change। 160 में आ रहे सी, magnetic flux must be changed, then EMF induces in the coil. In a transformer, the product of current and voltage is always constant, option B। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर क्या होता है, कांस्टेंट, तो जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट, और स्टेप डाउन में वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इक्वल्स टू पावर and frequency in the transformer is always remain constant, power and frequency। तो पावर प्रोडक्ट है इसलिए प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, इसमें आ रहे ऑप्शन बी। 162, the ratio of current in primary to secondary coil of the transformer, primary to secondary coil 162 में देख, the ratio of current in primary to secondary coil of the transformer। देखे तो 162 देखे, ट्रांसफार्मर में 162 में क्या आ रहे, सी। क्यों, देखे ट्रांसफार्मर में रेशियो ऑफ करंट टू प्राइमरी और सेकेंडरी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब IP बाई IS क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर में करंट का वोल्टेज के साथ भी इनवर्स रिलेशन होता है, तो IP बाई IS VS बाई VP, इनवर्स हुआ कि नहीं, और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी इनवर्स रिलेशन होता है। ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज दोनों का डायरेक्ट रिलेशन, और इन दोनों का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का डायरेक्ट रिलेशन, और इन दोनों का करंट के साथ इनवर्स, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इन अ ट्रांसफार्मर। इसमें क्या रहे, बोथ, ऑप्शन सी। 163,
When two ends of the circular uniform wire are joined to the terminal of the battery, the field at the center of the circle will be what? देखे इस तरह क्वेश्चन है 163 में आ रहे नॉन जीरो ऑप्शन सी 163 ऑप्शन सी देखे इधर देखे ये है प्लस ये है माइनस चलो सर्कुलर कंडक्टर आप कर ले इस तरह कर ले लेकिन एक एंड इसका प्लस के साथ कनेक्ट है और दूसरा नेगेटिव मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं इस टर्मिनल का पोटेंशियल है सपोज प्लस 100 वोल्ट कितना और इसका पोटेंशियल है माइनस 100 वोल्ट तो सुन ले इन दोनों बैटरीज के इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो भी लाइन है जो भी पाथ है उस पे पोटेंशियल होगा नेट पोटेंशियल होगा पोटेंशियल मैंने क्या बताया था V1 प्लस तो 100 माइनस 100 जीरो नेट पोटेंशियल क्या होगा इसको पोटेंशियल कहते हैं जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 माइनस V2 तो 100 माइनस 100 कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना तो जिधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यों उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जिधर आपको हाई और लो पोटेंशियल मिले जिधर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिले उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज तो बैटरी का एक टर्मिनल प्लस होता है एक माइनस होता है उधर पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना जिधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल होगा बिटवीन या सेंटर में क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल है एक पोटेंशियल प्लस है एक माइनस है देयर इज अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है वोल्टेज देयर इज वोल्टेज एंड व्हेन देयर इज वोल्टेज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझ आ गई तो इसमें है नॉन जीरो ऑप्शन सी 163 में आ रही सी 164 को देखे द कूलम फोर्स रेशो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स टू टू प्रोटॉन्स 1:1 क्योंकि कूलम फोर्स किस पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना चार्ज प्रोटॉन पे तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जितना रिपेल करते हैं दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को उतना रिपेल करते हैं इसमें क्या आ रहे इसमें आ रहे ऑप्शन ए 164 ऑप्शन ए अब देखे 165 को देखे which one is correct about electric force is medium dependent electric force charge dependent obey inverse square law all of these तो इसमें आ रहे 165 में ऑप्शन डी all of these क्यों ये दो तो आपको पता है चार्ज डिपेंडेंट और मीडियम लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ हर वो फोर्स जिसका आर के साथ क्या रिलेशन हो उसको हम कहते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है all of these option D 166 for a source to deliver maximum power if R is the resistance of the source and R is the resistance of the circuit R must be equals to R 166 में C देखे मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम पढ़ा है ना मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगा सोर्स से लोड को सोर्स से वोल्टेज सोर्स से सर्किट को मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगा जब सोर्स का रेजिस्टेंस और सर्किट का रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स बराबर हो तब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा और मैंने क्या लिखा है कि सोर्स इज यूज्ड टू डिलीवर मैक्सिमम पावर तो इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस अब इसमें मतलब आप कहते हैं लॉजिक इसमें ये सुन ले देखे पावर होता है पावर हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम अब अगर एक लाइट लगाए ना बल्ब लगाए ना एक सोर्स बल्ब को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उस एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट हो रही है लाइट में और कम कन्वर्ट हो रही है हीट में तो मैं कहता हूं इस बल्ब की एफिशिएंसी ज्यादा है ये सोर्स ज्यादा पावर डिलीवर कर रहे हैं और अगर ज्यादा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है और कम लाइट में कन्वर्ट हो रही है आपने बल्ब किस लिए लगाया होता है लैंप लाइट के लिए तो वो एनर्जी लॉस होती है अब हम कहते हैं कि एक सोर्स जो है ना वोल्टेज सोर्स वो मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा सर्किट को फैन को बल्ब को एसी को कब ज्यादा एनर्जी उसको जो चाहिए उसी वही एनर्जी प्रोवाइड करेगी हीट कम प्रोड्यूस होगा एनर्जी लॉस कम होगी जब आप उस एसी की बल्ब की सर्किट की रेजिस्टेंस को कम करें और कितना कम करें जितना सोर्स का रेजिस्टेंस हो क्योंकि सोर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है आप समझ आ गए तो ये जो है ना इसका कंसेप्ट 167 द एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 वाट ये वाट है 2 वाट बल्ब इन 2 मिनट्स
2 167 में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ठीक है ना। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? एनर्जी बराबर है पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना है उस बल्ब का? 2 वाट। और टाइम 2 मिनट्स। 2 मिनट्स कितने? 120 सेकंड। 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। 240 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। 168 में क्या आ रहे? 168 है, if the relative speed of the magnet and the coil in Faraday law become double, the induced EMF become a double। 168 में आ रहे ऑप्शन ए। क्यों? देखे तो देखे, ये कॉइल है ना, ये एक्सपेरिमेंट है फेराडे लॉ में, और ये मैग्नेट है। सुन ले इधर देखे, मैं इस मैग्नेट को मूव करता हूं टुवर्ड द कॉइल। इस मैग्नेट को क्या करता हूं? मूव करता हूं टुवर्ड द कॉइल। तो इसकी मूवमेंट से क्या होगा? इस मैग्नेट की मूवमेंट से क्या होगा टुवर्ड द कॉइल? जब मैं मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल मूव करता हूं, कॉइल रेस्ट में है, मैं मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल मूव करता हूं, तो मैग्नेट की मोशन की वजह से जैसा जैसा मैग्नेट मोशन कॉइल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, करीब हो रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो जब मैं मैग्नेट को मूव करता हूं टुवर्ड द कॉइल, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और बढ़ना चेंज है ना। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? ईएमएफ इस कॉइल के अंदर। अब देखें, अब अगर ये मैग्नेट में मूव कर, कॉइल रेस्ट में है, और वी वोल्टेज पैदा होता है, वी सिर्फ मैग्नेट की मोशन से। दूसरे केस में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूं? कॉइल को भी मूव करता हूं मैग्नेट की तरफ, और मैग्नेट को भी मूव करता हूं टुवर्ड द कॉइल। तो फिर देखे, पहले अगर चेंज आ रहा था 5 सेकंड्स में, अभी ये चेंज कितने टाइम में आएगा? 2.5 सेकंड। अभी तो दोनों की मोशन हो गई ना। तो पहले अगर फ्लक्स चेंज हो रहा था 5 सेकंड लेके, अब फ्लक्स चेंज होगा 2.5 सेकंड लेके, कम टाइम लेगा। तो जब टाइम कम लेगा, अब जल्दी फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ ज्यादा होगा। और फैराडे लॉ में एक बात सुन ले, फैराडे लॉ में लिखा है कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। रिलेटिव जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडीज जाए तो हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं? ऐड करते। चैप्टर 3 में पढ़ा था ना कि जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, फर्स्ट ईयर चैप्टर 3, दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड करते कि नहीं? और फैराडे लॉ में रिलेटिव स्पीड की बात है कि जब आप मैग्नेट और कॉइल दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करते, उसकी रिलेटिव स्पीड डबल हो गई। जब रिलेटिव स्पीड डबल हो गई, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा, कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। कम टाइम में, सुन ले, कम टाइम में तो ईएमएफ क्या होगा? फ्लक्स के साथ डायरेक्ट और टाइम के साथ, तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। पहले सिर्फ मैग्नेट का मोशन था, अभी आपने कॉइल को भी मूव किया, एक दूसरे की तरफ अब मूव कर, रिलेटिव मोशन डबल हुआ ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, इसलिए फ्लक्स में चेंज भी जल्दी जल्दी आएगा। पहले अगर दोनों में फ्लक्स चेंज हो रहा था 100 वेबर और 10 सेकंड में, 100 वेबर एंड 10 सेकंड का टाइम ले रहा था, अभी वही 100 वेबर फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन 10 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में। तो जब टाइम कम लिया, हाफ हुआ, तो ईएमएफ डबल हो जाएगी। जब रिलेटिव मोशन, ईएमएफ इसलिए डबल होगी क्योंकि ईएमएफ का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना जल्दी फास्ट रेट से चेंज हो रहा हो, ईएमएफ ज्यादा हो। तो रिलेटिव स्पीड किस है? रिलेटिव स्पीड कब डबल होगी? जब बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में लाते हैं ना, रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना कि जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, हम उसकी स्पीड को ऐड करते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में जाते तो माइनस करते। इसलिए मैं कहता हूं द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल बिकम डबल। इट मींस मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे की तरफ आ रहे, अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी पहले सिर्फ ये रेस्ट में था, सिर्फ ये मूव कर रहा था, अब ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड डबल, टाइम कम लेगा, हाफ, और ईएमएफ डबल। अब डिस्कशन के बाद ये नोट कर ले अपने साथ, जो भी मसला आप डिस्कशन के बाद वो कर। हाँ देखिए, इसमें आ रहे 1 बिकम डबल। 169, टू बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर विल रिपेल ईच अदर। 169 में क्या आ रहे? 169 इसमें आ रहे रिपेल ईच अदर, ऑप्शन बी। देखे, सुन ले, व्हेन टू कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट, and when two beam of electron carry current or two beam of electron move in the same direction, repel। वाकई देखे तो, जब हम कंडक्टर की बात करते, टू कंडक्टर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, उन कंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर। इसलिए जब कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करे, तो ये कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इधर मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज्यादा होता है।
और जब हम बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर तो कंडक्टर नहीं है ना, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इधर इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट से ज्यादा होगा। इधर इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनों का क्या है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है जब बीम्स की बात हो। फिर भी रिपेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में आ जाए फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है, फिर अट्रैक्शन होगी, इधर होगी रिपेल, ईच अदर। ऑप्शन आ रहा है इसमें बी। 170 में देखे, 169 था, 170 द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये है टेस्ला, ये टेस्ला मीटर पर एम्पेयर और वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। 170 में आ रहे ऑप्शन सी। 171 देखे, द कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। देखे 171 में क्या आ रहे, ए कंडक्टर की कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन, डायरेक्ट। ठीक है, सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से, तो जब आप सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, कंडक्शन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो कंडक्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें आ रहे ऑप्शन ए 172, द नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्लो डाउन, ऑप्शन ए 172। सुन ले इधर, सुन ले, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को स्पीड अप करता है। सुन ले, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को स्पीड अप करता है और नेगेटिव चार्ज को स्लो डाउन करता है, और दोनों की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को या अप करता है या डाउन करता है, स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है। पॉजिटिव चार्ज की स्पीड को बढ़ाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की स्पीड को कम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन को कुछ नहीं कहता, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। और इसका रेसिप्रोकल मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को न स्लो करता है और न तेज, न नेगेटिव को स्लो तेज करता है, न ओनली चेंज डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड only change the speed. 23, two bodies rub together, if one body get negative charge, the second body, देखे 173 में क्या रहे, बी। क्यों बी, देखे दो बॉडियों को मैं रब करता हूं ना, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। वी क्रिएट द चार्ज इन पेयर, वी क्रिएट द चार्ज। अब एक दो बॉडी को रब करता हूं, एक पे नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे पे जरूर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ऑप्शन बी। 174 द सेकंड लास्ट, द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। 174, ठीक है, अगर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को हम जीरो करें तो ऑप्शन सी। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल में चेंज मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप वोल्टेज मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसको कहते हैं ग्रेडियंट इसको। और किसका आप ग्रेडियंट मालूम करें, वी का। तो जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो आएगा इसका मतलब डेल्टा वी जीरो आ रहे, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर, इसको ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कहते हैं। पोटेंशियल में चेंज, वी को ग्रेडियंट नहीं कहते, किसको ग्रेडियंट कहते हैं, डेल्टा वी को, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो हो जाए, क्या मतलब, डेल्टा वी जीरो हो जाए, डेल्टा वी जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल्टा वी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। और इस डेल्टा वी का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। और जब ये डेल्टा आर के साथ डिवाइड करे तो उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो मतलब डेल्टा वी जीरो। जब डेल्टा वी जीरो तो ई क्या, और डेल्टा वी किसके बराबर है, V1 माइनस इक्वल टू जीरो। अब इसको इस तरह करें, V1 इज इक्वल टू व्हाट, तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। बोथ ए एंड बी। एंड द लास्ट वन
second last 175 if 10 raised to the power 6 electron is gained by an object, कितना चार्ज उस पे आएगा? 175 में आ रहे ए, 175 में क्या आ रहे? ऑप्शन ए, क्योंकि गेन कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, 175 में आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए? कितने इलेक्ट्रॉन? चार्ज किसके बराबर है? एन ई। और उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 10 raised to the power 6। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो ये हुआ 1.6 10 raised to the power 6 और -19 -13। और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना, गेन का वर्ड आया है, एलिमेंट्स ने या ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी में आ गए, ज्यादा हो गए, तो इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस नेगेटिव चार्ज एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। एंड द लास्ट वन, व्हेन द बल्ब इज टर्न ऑन, obey first Ohm's law for first few seconds। ऑप्शन सी 176, ऑप्शन सी। देखिए सुन ले, बल्ब को जब हम ऑन करते हैं बल्ब को, तो इनिशियली जितना वोल्टेज होता है उतना करंट, कुछ देर बाद ये बल्ब में हीट प्रोड्यूस होती है, फिर करंट डिक्रीज। तो फर्स्ट फ्यू सेकंड के लिए ओम्स लॉ को ओबे करता है। थैंक यू।